शुभ संध्या सभी दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं। आज हम आपको बातों ही बातों में साइंस का सारा कोर्स कक्षा 10 की साइंस आपको एक ही बार में पूरा समझा देते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट से ले फिजिक्स पोर्शन। तो चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश से संबंधित। प्रकाश इसमें लेंस और दर्पण दोनों। तो सबसे पहले प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसकी सहायता से वस्तुएं देखते हैं। यह प्रकाश ऐसी ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। ये रही प्रकाश की बात। तो इस प्रकार प्रकाश कर रहा। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश के जो गुण होते हैं, प्रकाश की विशेषताएं होती हैं। इन्हीं को प्रकाश गुण बोलते थे, इन्हीं प्रकाश की विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहला तो प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। प्रकाश निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश जो से हम देखते हैं, दृश्य प्रकाश जो होता है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम है। ये नवीन अध्ययन है और जो पुराना था वो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम था। ये बहुत यूनिक जानकारी है। इसके बाद प्रकाश जैसे विद्युत के चारों विद्युतीय क्षेत्र होता है, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, ऐसे ही प्रकाश के चारों ओर प्रकाशिक क्षेत्र, जहाँ प्रकाश होता है उसके चारों ओर प्रकाशिक क्षेत्र हो जाता है। देखा होगा आपने कि कमरे के अंदर प्रकाश होता है, जबकि अंदर तो सूर्य की किरणें नहीं पहुंची थी ना, बाहर थी, लेकिन उसके भी कोने कोने, कमरे के कोने कोने भी उजाला हो जाता है। उसके किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रभाव के कारण होता है। जैसे चुंबक के चारों चुंबकीय प्रभाव, विद्युत के चारों तरफ विद्युत का प्रभाव, ऐसे प्रकाश के चारों तरफ प्रकाश का प्रभाव होता है। तो प्रकाश विद्युत और चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है। ये रहे आपको प्रकाश के कुछ लक्षण जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक और कह सकते हैं, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, विवर्तन जैसी घटनाओं का अंजाम देता है, ये भी कह सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी प्रकाशिक माध्यम। तो प्रकाश जिसमें से होकर चलता है, जिसमें से होकर निकलता है, वो प्रकाशिक माध्यम होते हैं। ये प्रकाशिक माध्यम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी माध्यम, जिसमें प्रकाश आर पार निकल जाता है, जैसे शुद्ध जल, चिकना कांच। और एक होता है अपारदर्शी माध्यम, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार आसानी से नहीं निकल पाता, वो अपारदर्शी माध्यम होता है। जैसे लोहे की प्लेट, दीवार, कोई भी ऐसी चीज़ ठोस जिसमें प्रकाश आर पार, क्योंकि दीवार के अगर एक तरफ तुम हो, दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। किसके कारण नहीं देख पाएंगे? क्योंकि प्रकाश नहीं पड़ रहा है। प्रकाश जब पड़ता है अगले व्यक्ति पर, इसके बाद उससे परावर्तन होकर हमारे दृष्टि में पड़ता है, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है, अन्यथा नहीं दिखाई देती है। तीसरा होता है पारभासी माध्यम। ये ऐसा माध्यम होता है जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार निकलता है, थोड़ा बहुत आर पार निकलता है, पूर्ण रूप से आर पार नहीं निकलता, इसे पारभासी माध्यम कहते हैं। इस प्रकार 3 प्रकार के माध्यम होते हैं। पारभासी माध्यम कैसे बनता है? पारभासी माध्यम बनता है गंदला पानी, घिसे हुए कांच के प्लेट, या तार, या तेल से भींगा हुआ कागज। इससे जो बनते हैं वो पारभासी माध्यम काम करते हैं। एक चीज़ और होती है, जैसे कि चद्दर होता है, चद्दर झीना। चद्दर भी पारभासी माध्यम में काम करता है। इससे प्रकाश आंशिक रूप से आर पार निकला करता है। इसके बाद होती हैं प्रकाशिक किरणें। तो प्रकाशिक किरणें भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अभिसारी प्रकाशिक किरणें, जो प्रकाशिक किरणें प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद सिकुड़ती हैं, वो अभिसारी होती हैं। अपसारी कहते हैं, पसारी, जब किसी से लड़ जाते हैं तो कहते हैं फिर पसारी हम। अपसारी ऐसी प्रकाशिक किरणें जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद लगातार फैलती जाती हैं, जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद लगातार फैलती जाती हैं, वो होती हैं अपसारी प्रकाशिक किरणें। तीसरी होती है प्रकाशिक किरणें, जो होती हैं समांतर प्रकाशिक किरणें। समांतर प्रकाशिक किरणें ऐसी प्रकाशिक किरणें होती हैं जो प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद में तो फैलती हैं और ना ही सिकुड़ती हैं, जैसे कि लेजर किरणें होती हैं, मेजर किरणें होती हैं। ये लेजर और फोक्सी लाइटें होती हैं, जो फोक्सी लाइट होती है जो लंबे दूर तक जाती हैं, वो समांतर प्रकाशिक किरणें रखती हैं। इसके बाद होता है प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, प्रकाशिक वस्तुएं। तो ये भी 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है प्रदीप्त वस्तुएं,
अदीप्त वस्तुएं और स्फुरदीप्त वस्तुएं। जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं या दीप्त वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त को ही दीप्त वस्तु कहते हैं। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं, ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे सूर्य हो गया, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। जलता हुआ अंगारा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। करंट चलता हुआ है, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या है? दीप्त के उदाहरण। और बुझी हुई मोमबत्ती अदीप्त के उदाहरण। अदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, हालांकि दूसरे के प्रकाश से चमक सकती हैं। इस स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। जैसे कुर्सी, मेज, पुस्तक, कोई भी ऐसा सामान जो आप अपने आसपास देख रहे हो जिसमें से प्रकाश नहीं निकलता। कंघा, शीशा, चंद्रमा, बहुत सारे सामान हैं आप जो देखते हैं प्रकाश नहीं देते। और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। पेन है, पेंसिल है, जितना भी किताब है, कपड़े हैं, ये सब कौन से हैं? अदीप्त हैं। जलाओगे तो दीप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर जल नहीं रहा है, जो प्रकाश उत्पन्न करे, कई बार बिना जले भी कुछ प्रकाश उत्पन्न करे, जैसे कि सूर्य है बिना जले। लेकिन सूर्य एक धाकता हुआ पिंड है, धाकता पिंड है। हम लोग इधर लग रहा है कि हमें कुछ नहीं कर रहा है, वो ढहक रहा है, उसका संलयन और विखंडन लगातार होता है। एक होती स्फुरदीप्त वस्तु। ये ऐसी वस्तुएं होती हैं जो पहले प्रकाश पड़ने पर प्रकाश को अवशोषित कर लेती हैं, और जब प्रकाश नहीं पड़ता तो उसी प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं प्रकाश न पड़ने पर। ये होती है स्फुरदीप्त वस्तुएं। जैसे रेडियम, रेडियम एक ऐसी ही पदार्थ होता है जो पहले प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, और प्रकाश न पड़ने की कंडीशन में उस प्रकाश को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन आएगा प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। तो प्रकाश के परावर्तन, जब कोई प्रकाश कण किसी चिकने तल या फर्श में पड़ती है तो उससे टकराने के बाद वह उसी माध्यम में लौट जाती है। इससे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश की वह घटना जिसमें कोई प्रकाश कण किसी चिकने सतह पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन। इसके परावर्तन के मुख्य परावर्तन दो प्रकार का होता है, एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। जो नियमित परावर्तन होता है उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। जितने कोण पर कोई प्रकाश कण आपतित होती उसी ही कोण पर वो परावर्तित भी हो जाती है। ये नियमित प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। नियमित प्रकाश के परावर्तन के नियम में ये भी होता है, अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही सतह पर, एक ही तल पर स्थित होती हैं। और अनियमित जो परावर्तन होता है, ये ऐसा परावर्तन होता है जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता। जैसे खुरदरी दीवार में प्रकाश पड़ता है, जब दीवार में प्रकाश पड़ता है तो फैल जाता है, वापस नहीं होता है। ये अनियमित प्रकाश के परावर्तन के कारण होता है। ये अनियमित प्रकाश के परावर्तन होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। एक है प्रकाश के परावर्तन आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, दर्पण और दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है। दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिसके कोई कांच होता है, कांच के यदि एक सतह पर पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह से प्रकाश पड़ करके वही से अपवर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इस प्रकार दर्पण बनता है। दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है गोली दर्पण और दूसरा होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण ऐसा दर्पण हो जिसका जो परावर्तक तल होता है सीधा सपाट होता है। गोली दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोली होता है, वो गोली दर्पण। गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसके परावर्तक तल उभरा होता है, जिसका परावर्तक तल उभरा हो। जिसका परावर्तक तल कैसा हो? उभरा हो। जिसका परावर्तक तल उभरा हो, उत्तल। ऊ से उत्तल और ऊ से उभरतल। जिसका परावर्तक तल उभरा हो वह उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक तल दबा हो वह अवतल दर्पण कहलाता है। दूसरा, गोली दर्पण। यदि किसी गोली दर्पण के आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए, यदि गोली दर्पण में आंतरिक पृष्ठ पर पॉलिश है तो उत्तल दर्पण बनता है। यदि गोली दर्पण में बाह्य पृष्ठ पर पॉलिश है,
बाह्य पृष्ठ पर पालिश है तो अवतल दर्पण बनता है। ऐसा दर्पण जिसके गोली पृष्ठ के आंतरिक भाग पर पालिश करते हैं। गोली पृष्ठ के आंतरिक भाग में पालिश करने से जो दर्पण बनता है वो उत्तल होता है। गोली पृष्ठ के बाहरी भाग में पालिश करने से जो दर्पण मिलता है वो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का तल परावर्तक तल उभरा हुआ होता है और अवतल दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होता है। ये आपको ध्यान रखना। जैसे कि कांच का कोई खोखला कांच का गोला हो, उसको फोड़ दिया जाए। एक कांच का कोई खोखला गोला हो पारदर्शी, उसको फोड़ दिया जाए तो जिसका आंतरिक तल है उससे पालिश कर दोगे तो ऊपर वाला तल कैसा रहेगा? उभरा रहेगा ना। ऊपर वाला तल उभरा रहेगा तो उत्तल लेंस बन जाएगा। इसी कांच के टुकड़े के यदि हम बाहरी तल पर पालिश कर देंगे तो अंदर वाला तल दबा होगा, अंदर वाला तल दबा होगा, तो दबा होगा तो अवतल दर्पण। ये होते हैं उत्तल और अवतल। अब दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के वक्रता केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र। दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र। दूसरी परिभाषा है दर्पण का ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब बात आई मुख्य अक्ष। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी सरल रेखा जो होती है वो मुख्य अक्ष कहलाती है। वक्रता त्रिज्या। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये वक्रता त्रिज्या होती है। एक होती है परिभाषा, ये तो परिभाषा मुख्यतः हो गई। एक फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी से दूरी होती है। मतलब किसी भी दर्पण की उत्तल हो या अवतल हो, किसी भी गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर R/2 होता है। अगली हम देखेंगे दर्पणों की पहचान। दर्पणों की कैसे पहचान करेंगे कि उत्तल है या अवतल है। यदि वस्तु को लगातार दर्पण के पास लेते जाएं, और उसका प्रतिबिंब बढ़ता जाए लेकिन वस्तु से सदैव छोटा रहे, वस्तु का प्रतिबिंब लगातार बढ़ता जाए लेकिन सदैव वस्तु से छोटा रहे, तो समझ लेना ये उत्तल दर्पण है। इसके उपयोग क्या होते हैं? उपयोग होता है स्ट्रीट लाइटों में। स्ट्रीट लाइट होती हैं, रास्ते में जो लाइट लगी होती है इससे प्रकाश को फैलाती है। दूसरा उपयोग होता है इसका, जो आपने देखा होगा साधनों के साइड शीशा होते हैं, साइड शीशा में भी उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, जैसे जैसे वस्तु को लेंस की ओर ले जाते हैं, दर्पण की ओर ले जाते हैं, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाते जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब घटता जाता है, लेकिन सदैव वस्तु से बड़ा ही रहता है, वस्तु से छोटा नहीं होता है। प्रतिबिंब लगातार घटता तो जाएगा लेकिन कभी वस्तु से छोटा नहीं बनेगा। यह होती है अवतल दर्पण। यदि प्रतिबिंब का आकार घटता जाए, जैसे जैसे उसके पास ले जाते हैं वैसे प्रतिबिंब का आकार घटता जाए लेकिन वस्तु से सदैव बड़ा ही बने, ये क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। इनके उपयोग क्या होते हैं? अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग होता है नाई के जो दुकान होती है उसमें, शायद नाई की दुकान का जो शीशा होता है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे दर्पणों की पहचान, चिन्ह परपाटी और रेखीय आवर्धन। तो चिन्ह परपाटी क्या होती है? किसी भी लेंस के लिए जो लेंस में एक एक्स अक्ष होता है जो बड़ा होता है और वाई अक्ष जो खड़ा होता है। एक्स अक्ष जो बड़ा होता है और वाई अक्ष जो खड़ा होता है। तो इसमें लेंस की फोकस दूरी, जो उत्तल लेंस होगी उसकी फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। तो दूसरी चीज, वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक रहती है। वस्तु का जो पालिश वाला भाग है उसको सदैव बाएं तरफ रखा जाता है। वस्तु के पालिश वाला भाग सदैव बाएं तरफ, और वस्तु को सदैव
जो वस्तु का पॉलिश वाला भाग है उसको सदैव बाईं ओर रखेंगे कि दाईं ओर रखेंगे? जो दर्पण के पॉलिश वाला भाग होता है उसको सदैव दाईं ओर रखते हैं और वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं। वस्तु को सदैव बाईं ओर रखते हैं। अब बाईं ओर रखते हैं इसलिए बाएं जो हाथ की दूरियां होती हैं सारी ऋणात्मक होती हैं। जब वस्तु को बाईं ओर रखेंगे तो इसीलिए तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब को किस ओर रखते हैं? जो दर्पण में पॉलिश होती है, दर्पण की जो पॉलिश होती है, पॉलिश वाला भाग सदैव दाईं ओर रखते हैं। यदि प्रतिबिंब दर्पण के आगे बने तो प्रतिबिंब की दूरी ऋणात्मक। यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक मानी जाती है। ये चिन्ह प्रॉपर्टी है। दूसरा रेखीय आवर्धन होता है। रेखीय आवर्धन या प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। जो प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन होता है तो दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है, दर्पण एक ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता। जब प्रकाश आर पार नहीं निकल पाता तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इसमें तो भेदभाव है, कुछ ना कुछ तो भेदभाव करता है। ये कैसा भेदभाव कर रहा है? इसका भेदभाव ये है कि ये कभी जब प्रकाश से गुजरता है, पड़ता है तो इसको गुजरने नहीं देता, अर्थात एक ही पक्ष में करने का प्रयास करता है। जिस पक्ष में आया है वहीं से वापस चला जाए, यह कार्य करता है। तो जो रेखीय आवर्धन होता है दर्पण के लिए, ये दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन m सदैव ऋणात्मक होता है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की वास्तविक लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये सदैव ऋणात्मक होता है। दूसरी चीज कह सकते हैं कि दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण से वस्तु की वास्तविक दूरी की ऋणात्मक अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन या दर्पण के प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। अब ये तो आवर्धन निकाल देंगे, अर्थात m बराबर माइनस वी बटे यू, m बराबर माइनस वी बटे यू, या m बराबर माइनस आई बटे ओ। आई होता है इमेज और ओ होता है ऑब्जेक्ट। इमेज का मतलब प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु है। यहाँ पे एक इमेज हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरी चीज, यदि m का मान आपका ऋणात्मक आता है तो देखिए m बराबर यदि ऋणात्मक आए, m का मान यदि ऋणात्मक आए तो ऋणी व्यक्ति को लोग वास्तव में उल्टा खड़ा कर देते हैं। ऋणी व्यक्ति को लोग वास्तव में उल्टा खड़ा कर देते हैं। तो यदि m का मान ऋणात्मक आए तो समझ लेना यह प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा, क्योंकि ऋणी व्यक्ति को लोग वास्तव में उल्टा खड़ा किए रहते हैं, सर्कल खड़ा किए रहते हैं। m बराबर माइनस होने पर वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा लेकिन उल्टा। यदि m का मान धनात्मक आए, धनी आदमी हर चीज को सीधे सीधे आभास करते हैं, अर्थात यह प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। यदि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। और बात रही m का मान यदि 1 आए तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई के बराबर है। यदि m का मान 1 आए तो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के बराबर होती है। यदि m का मान 1 से कम आए तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। यदि m का मान 1 से अधिक आता है, ज़्यादा आता है, इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से ज़्यादा है। जैसे पता चले m बराबर 2 आया, m बराबर 2 आया, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वस्तु से दुगना है। m बराबर 3 आया, प्रतिबिंब वस्तु से तिगुना है। m बराबर 4 आया, प्रतिबिंब वस्तु से 4 गुना है। m बराबर 1 आया, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है। m बराबर 1/2 आया, प्रतिबिंब वस्तु से आधा है। इसके अर्थ ये होते हैं। ये देख आवर्धन होता है। इसके बाद होता है गोली दर्पण के लिए सूत्र। तो आपको बता दें गोली दर्पण के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। जहाँ पे 1/f है ये दर्पण की फोकस दूरी है, 1/v है प्रतिबिंब की दूरी है, और 1/u है ये वस्तु की दूरी है। दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये फोकस दूरी वक्रता दज्जम संबंध। अब इसके बाद आता है प्रकाश का अपवर्तन।
वह इसके नियम ये अगली वीडियो में कवर करते हैं। एक वीडियो हमारी लंबी हो जाए। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो यह जानकारी अगले बच्चों तक भी भेजें। धन्यवाद।